हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस प्यारे से चैनल रतन सर बायोलॉजी में। तो आइए हम आज केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। देखते हैं जैसे क्लास 9, 11, 10, 12 ये सब स्टूडेंट के कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका बेसिक क्लियर नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको केमिस्ट्री समझ में नहीं आती। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं एकदम बिल्कुल जीरो लेवल से। आपको केमिस्ट्री में कुछ भी ना आता हो, ठीक है, जीरो लेवल से हम केमिस्ट्री की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो कुछ बेसिक टॉपिक के बारे में आज हम क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक, तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए हम क्या करते हैं, इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको हम कई सारे टॉपिक को क्या करते हैं यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अब देखिए केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। केमिस्ट्री, ठीक है, केमिस्ट्री क्या होता है। अब बात यही आती है कि केमिस्ट्री है क्या। ठीक है, केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, सुनिए, कि किसी भी मैटर, ठीक है, किसी भी मैटर या किसी भी पदार्थ के जो प्रॉपर्टी होती हैं, जो बिहेवियर होते हैं, उनके बारे में हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, यानी कि हम यहाँ क्या करते हैं, स्टडी अबाउट बिहेवियर एंड नेचर बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे जो है, नेचर ही बोल सकते हैं। ठीक है, या हम क्या कहेंगे, स्टडी अबाउट बिहेवियर एंड नेचर ऑफ मैटर। ठीक, मतलब ये क्या है, ऐसा ब्रांच ऑफ साइंस है जहां पे हम क्या करेंगे, स्टडी अबाउट बिहेवियर एंड नेचर ऑफ मैटर। किसी भी पदार्थ के हम क्या करते हैं, बिहेवियर के बारे में क्या करेंगे, हम यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, या फिर उसके बारे में क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप मैटर देख रहे हैं। मैटर क्या है, केमिकल मैटर। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम किसी भी केमिकल जो मैटर होंगे, ठीक है, इसके बारे में हम बात करें। ठीक, चलिए, ये तो हो गया केमिस्ट्री। ठीक है, अब जो केमिस्ट्री में हम आपको क्या क्या टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं, तो आप यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले है एलिमेंट, ठीक है, फिर इसके बाद आएगा एटम। ठीक, एटम के बाद आएगा मॉलिक्यूल, और फिर इसके बाद मॉलिक्यूल के बाद आएगा कंपाउंड। ठीक है, ये लेक्चर आपका जीरो लेक्चर है। ठीक है, लेक्चर जीरो। ठीक, तो जीरो लेक्चर बिल्कुल हम क्या कर रहे हैं, आपका शुरुआत से स्टार्ट करें। ठीक है, तो देखिए एटम क्या होता है। सबसे पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, एटम के बारे में। ठीक, तो जैसे एटम कैसे समझेंगे हम, मान लीजिए आपको कोई भी क्या कर दिया गया, टुकड़ा दिया गया। किस चीज का टुकड़ा दिया गया, किसी भी मैटर का, किसी भी पदार्थ का। ठीक, किसी भी एलिमेंट का क्या किया गया, आपको टुकड़ा दिया गया। जैसे ये क्या है, लोहा। ठीक, आप लोहा ले लीजिए, सोना ले लीजिए, चांदी ले लीजिए, मतलब लोहे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयरन। ठीक है, गोल्ड हो गया, या फिर क्या ले लीजिए, सिल्वर ले लीजिए। तो जब आप इसको क्या करेंगे, हम आपको दे दें कि लीजिए आप लोहे के टुकड़े को और इसको आप कट करिए, तो आप क्या करेंगे, उसको कट करना स्टार्ट करेंगे। कुछ कुछ टाइम तक आप उसको क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, मतलब जब तक आप कट करेंगे उसको कट करते रहेंगे। लास्ट टाइम आप ऐसा बोलेंगे कि सर ये इसका सबसे छोटा पार्टिकल मिला। मतलब सबसे छोटा पार्टिकल क्या, इंग्लिश में बोलेंगे स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। मतलब जो एलिमेंट हमने दिया था, ये क्या है, लोहा क्या है, एलिमेंट, या इंग्लिश हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हम तत्व बोलते हैं। ठीक है, जो भी हमने एलिमेंट दिया, जो भी हमने तत्व दिया, या फिर जो भी हमने पदार्थ दिया, उसको आपने कट किया, और कट करने के बाद इसका जो सबसे छोटा पार्टिकल, यानी कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल मिला किसका, एलिमेंट का, वही क्या है, आपका एटम। उसी को हम क्या बोलते हैं, परमाणु। ठीक, तो अब आपको आइडिया लगा कि हाँ परमाणु है क्या, एटम है क्या, मतलब उसको भी लोहा ही बोलेंगे। क्यों, क्योंकि लोहे का ही तो पार्ट है। आप चाहे 1 किलो लोहा ले लीजिए या फिर आधा किलो लोहा ले लीजिए, बात तो लोहे की लोहे से ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट है या फिर जो क्या है, एटम है। अब इसमें हम देखेंगे सिमिलरिटी क्या है। ठीक है,
एटम के बारे में अगर हम आपको जानना है तो ये भी जानिए कि एटम जो बना होता है वो किससे मिलकर बना होता है, वो भी किसी न किसी पदार्थ से ही मिलकर बना होगा, या फिर पदार्थ ना बोले तो क्या बोल सकते हैं हम, किसी न किसी सब पार्टिकल से मिलकर बना हो। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पार्टिकल है। पार्टिकल जिससे मिलकर बना होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सब पार्टिकल, यानी कि सब पार्टिकल, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल। तो एटम बना होगा तीन फंडामेंटल पार्टिकल से। फंडामेंटल पार्टिकल वो कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। मीन्स क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, यही तीनों मिल करके बना रहे हैं एटम। या फिर एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, मतलब जो परमाणु होता है, जो एटम होता है, वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर क्या होता है, बना होता है। ठीक है। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ एक्सेप्शन आएंगे, कुछ का मतलब वो हाइड्रोजन आएगा जिसके पास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स नहीं होते, वो अलग बात है। ठीक है। लेकिन मोस्टली आप यही पाएंगे कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सभी एटम में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। ये अलग बात है कि सब में क्या होंगे, किसी में सेम हो सकता है, कुछ किसी में अलग हो सकता है। अभी हम आगे बात करेंगे कि इस एटम के पास कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन होगा और या फिर कितना न्यूट्रॉन होता है। ठीक है। तो ये आप, मैं एक बार आपका फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री जो है एक हम बोल सकते हैं ब्रांच ऑफ साइंस है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं किसके बारे में, बिहेवियर एंड नेचर ऑफ मैटर। मैटर के बिहेवियर और नेचर के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वो मैटर कैसा होना चाहिए, वो मैटर होना चाहिए केमिकल मैटर। ठीक। चलो आगे, क्या क्या आज हमको पढ़ना था, एलिमेंट, एटम, मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड्स आपको पढ़ने थे, जिसमें से हमने आपको बताया कि जो एटम होता है वो है क्या। तो कोई भी हमने आपको क्या दिया, पार्ट दे दिया, जिस जैसे क्या बोलते हैं, कौन सा पार्ट, एलिमेंट का छोटा सा टुकड़ा। लोहा दिया, लोहे को आपने कट किया, तो लोहे को कट करने के बाद आपने ये पाया कि इसका सबसे छोटा पार्टिकल मिला, जिसको आप और छोटा नहीं कर सकते और डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो वही पार्ट जो जिसको और डिवाइड नहीं कर सकते, वही क्या है, एटम। ठीक है, वही पार्ट क्या है यहाँ पे, एटम। ठीक है, उसी को परमाणु बोलते हैं हिंदी में। अब एटम किससे मिलकर बना होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होगा। अब आप क्या कहेंगे कि सर आपने कहा कि इसको क्या कर सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते, लेकिन एटम अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना है तो इसको और छोटा तो कर ही सकते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में इसको डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जब आप इसको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में डिवाइड कर देंगे तो इसका जो बिहेवियर है वो एलिमेंट के सिमिलर नहीं होगा। और जबकि एटम होने के लिए जरूरी है कि इसका बिहेवियर और इसका बिहेवियर क्या आना चाहिए, सेम। सेम बिहेवियर होना चाहिए, किसका, एटम और एलिमेंट का बिहेवियर सेम होना चाहिए। मतलब क्या है कि जो सबसे छोटा पार्टिकल हो उसका बिहेवियर एलिमेंट से मैच करना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तक उसको डिवाइड करेंगे तब इसका बिहेवियर क्या होगा, उसके सिमिलर नहीं होगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो डेफिनेशन आया एटम का, वो आप देखिए, डेफिनेशन आपको हम बता रहे हैं। ठीक है। एटम क्या होता है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि एटम आर स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द एलिमेंट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट्स कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मतलब जो एटम होगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका, एलिमेंट का। ठीक है, इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। और ये बना होगा किसका, कंसिस्ट होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। और जो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको हम क्या बोल सकते हैं, या तो सब पार्टिकल, क्या बोलेंगे, सब पार्टिकल, या फिर फंडामेंटल पार्टिकल। फंडामेंटल पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है, इसको फंडामेंटल पार्टिकल बोल देंगे या फिर सब पार्टिकल।
अब मैटर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास जानना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होंगे ही, ठीक है। तो आप लिखे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। यहाँ पे चार्ज जानना है और इसके क्या जानने हैं, मास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो आपको सबसे पहले जानना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम चार्ज क्या होगा, ये होगा, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, नेक्स्ट पॉइंट में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अब आप क्या कहेंगे, ये सर वैल्यू तो दोनों की सेम है, बट यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये जो चार्ज होगा, ये जो वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन का, ये होगा निगेटिव, माइनस में, और ये जो वैल्यू होगा प्रोटॉन का, वो किस में होगा, पॉजिटिव में, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का आपको क्या करना है, ध्यान देना है। मीन्स क्या हम बताना चाह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज होगा वो सेम होगा, बस आपको ध्यान क्या देना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे चार्ज जो होगा वो क्या होगा, सेम, बट ये वैल्यू इलेक्ट्रॉन की क्या होगी, निगेटिव में होगी, और प्रोटॉन की जो वैल्यू होगी ये क्या होगी, पॉजिटिव में होगी, ठीक है। अच्छा, न्यूट्रॉन के ऊपर क्या होता है, न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है, 0, ठीक है। अब आते हैं मास के ऊपर। तो इसका जो मास, मास का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान, हिंदी में क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश, यहाँ क्या बोल रहे हैं, आवेश बोल रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मास। अब समझो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो कितना होता है, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, किलोग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया, 31 kg। अब ये माइनस में वैल्यू है, ठीक। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखो, यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻27 माइनस में होगा, यहाँ पे क्या होगा, kg, ठीक है। ये किसका है, प्रोटॉन का मास है। फिर इसके बाद न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, न्यूट्रॉन का मास भी लगभग सेम होता है किससे, प्रोटॉन से, तो वही आप लिख सकते हो 1.67 भी कर सकते हो, यहाँ पे 6 7, यहाँ पे भी 6 7 कर सकते हो, ठीक है। 10⁻⁻27 kg, ये तो हमने किलोग्राम में बताया, kg में बताया इसका मास। आपको मान लीजिए ग्राम में निकालना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1000 से, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम इसका ग्राम में अगर लिखेंगे वैल्यू सेम रहेगी, सिर्फ पावर माइनस कर देना है 3 पावर, ठीक है। 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम, ठीक। मतलब 3 वैल्यू क्या कर दोगे आप, जो है पावर जो है माइनस कर दोगे, और फिर इसके बाद क्या निकल जाएगा, वो आपका ग्राम में हो जाएगा, ठीक है। ये अलग बात है, ठीक। चलिए, तो ये आपको मिल गया क्या, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना मास होता है, और फिर प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है और मास होता है। नेक्स्ट, न्यूट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज और मास होता है, ठीक है। एक बार फिर से बता देना चाह रहा हूँ कि कोई भी एटम जो होगा वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना होगा। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, चार्ज होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर निगेटिव, प्रोटॉन के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव। जिस कोई किसी भी मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूं या फिर किसी प्रोटॉन की बात करूं, ठीक है, चार्ज तो वही है। अगर मैं एटम्स के पास देखूं तो एटम के पास क्या होगा, चार्ज तो सेम होगा, एक निगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर किसी एटम की बात कर रहे हैं, अभी आपको आगे पता चलेगा कि किस एटम के पास कितना चार्ज होता है, कितना इलेक्ट्रॉन होगा, कितना प्रोटॉन, तब आपको पता चलेगा कि एटम क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। क्यों, जितना निगेटिव चार्ज उतना ही पॉजिटिव चार्ज, तो एटम क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चलिए, एटम आपका देखिए कंप्लीट हो गया, ठीक। अब क्या आया, एलिमेंट। तो एलिमेंट क्या होता है, कैसे समझेंगे आप एलिमेंट को, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए एलिमेंट, अभी हमने आपको बताया था एलिमेंट का स्ट्रक्चर। मान लीजिए कि ये एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, आयरन है, लोहा है या सोना है, चांदी, कुछ भी हो, ठीक है। तो यही तो था एलिमेंट, हमने क्या किया, इसको कट कर दिया था, और इसका सबसे छोटा पार्टिकल जो था वही क्या था, एटम था। तो हम देखो उसी से क्या कर रहे हैं, आपको एलिमेंट समझा रहे हैं। मान लो सबसे छोटा पार्टिकल ये था एटम, ये भी सबसे छोटा एटम, ये भी सबसे छोटा पार्टिकल, मतलब एक एलिमेंट के पास बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है। अब
अगर कोई पूछे एलिमेंट क्या होता है, तो एलिमेंट लोहा क्या है, मान लो ये एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट जो होता है वो सेम टाइप के एटम से मिलकर बना होगा। क्यों? क्योंकि आयरन इसका सिंबल होगा Fe, तो ये एटम जो होगा इसके पास ही इसका एटम भी Fe होगा, इसका एटम भी Fe, इसका एटम भी Fe। मतलब अगर हम लोहे को कट करेंगे तो उसका जो छोटा पार्टिकल मिलेगा वो भी तो लोहा ही होगा, सोना तो हो नहीं जाएगा, चांदी तो हो नहीं जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि जब आप सोने को काटेंगे तो उसका छोटा पार्टिकल भी सोना ही होगा, ठीक है। स्मॉलेस्ट होगा तो एटम बोल देंगे, वो अलग बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि एलिमेंट्स कंसिस्ट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ एटम, या फिर बोल सकते हैं कि सिमिलर टाइप ऑफ एटम एक ही प्रकार के परमाणु क्या करते हैं, तत्व का निर्माण करते हैं, या फिर एक ही प्रकार के एटम क्या करते हैं, एलिमेंट्स का निर्माण करते हैं। कैसे एक ही प्रकार, मतलब क्या उनका एक ही प्रकार का होना चाहिए, क्या सेम होना चाहिए, तो उनके जो केमिकल नेचर है वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, ठीक है, मैच करने चाहिए किससे, उस एलिमेंट से, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं, एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम। मतलब क्या होता है, परमाणु जो होता है वो एक ही प्रकार के, तो सॉरी, तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर क्या होता है, बना होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या है, लेकिन इससे पहले मैं एटम के बारे में जितनी चीजें हैं वो आपको क्या कर दे रहे हैं, कंप्लीट कर देना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिए, आगे चल रहे हैं, ठीक। अब हम एटम का तो काम हो गया, ठीक है, लेकिन यहीं से आएगा एटॉमिक मास, फिर इसके बाद क्या आएगा, एटॉमिक नंबर, और यहीं से आपको क्या नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, मास नंबर। आपको लग रहा होगा एटॉमिक मास मास नंबर क्या मैटर है, हाँ दोनों क्या है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। एटम में क्या जानना है, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर, और किसी भी एटम में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन, कितने न्यूट्रॉन है, इसको आपको क्या करना चाहिए, कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या समझते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होता है, ठीक। देखिए पीरियोडिक टेबल में जाएंगे, पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं वो एक फिक्स नंबर पे रखे गए होंगे, ठीक है। तो जो भी एलिमेंट जिस नंबर पे रखा हुआ है वही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर, ठीक है। वो एटॉमिक नंबर कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो चीज अभी आगे आपको समझ में आएगा, ठीक। तो जैसे हम कुछ एलिमेंट के क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखते हैं, एलिमेंट्स नेम लिखते हैं, वो आप इसको देखिए ध्यान से। चलिए, तो देखिए यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है। फिर इसके बाद क्या लिखा हमने, सोडियम, ठीक। और सोडियम के बाद है मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक। तो ये एक सीक्वेंस में आपको क्या करना है, लर्न करना है। इसको जब सीक्वेंस में आप लर्न करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। यही क्या है, इस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर, मतलब अब ये एटम पीरियोडिक टेबल में जिस नंबर पे वही उसका एटॉमिक नंबर है। अब आगे समझिए आप, एटॉमिक मास क्या होता है, इसी एटम के जो मास होते हैं वही क्या है, एटॉमिक मास हो गए, ठीक है। तो मास आपको कैलकुलेट करने के लिए हम कुछ तरीके बता दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ ट्रिक बता दे रहे हैं, आप आसानी से क्या कर सकते हैं, मास को कैलकुलेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे आप समझिए, कोई भी एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को हम यहाँ पे डिनोट करेंगे किससे, जेड से। एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करेंगे, जेड से। तो अगर यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, जो जेड है वो या तो मिलेगा इवन, और या फिर क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, ठीक है। इवन मिल रहा है, इवन का मतलब क्या हम लिखेंगे यहाँ पे,
सम संख्या, ठीक है। और ऑड का मतलब क्या हो जाएगा, विषम, ठीक। तो यहाँ पे आप देखिए जिसका जिसका भी एटॉमिक नंबर इवन होगा, सम होगा, उसमें क्या करेंगे आप, जेड इंटू टू कर देंगे तो आ जाएगा आपका क्या, मास, ठीक है। यहाँ पे क्या करना है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, विषम, तो क्या करेंगे, जेड इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आप मास को कैलकुलेट करते थे। फॉर एग्जाम्पल हम आपको समझा रहे हैं, जैसे मान लीजिए क्या है, हमने ले लिया हीलियम लिया, ठीक है। अब हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या है, टू, तो यहाँ पे जेड इक्वल टू क्या आया, टू। ये इवन है कि ऑड है, तो ये टू तो इवन है, तो यहाँ पे हमको क्या समझना है, इवन के लिए हमको क्या करना है, जेड मीन्स क्या हो गया यहाँ पे, टू इंटू टू इज इक्वल टू क्या आ गया, फोर। तो इसका मास क्या हो जाएगा यहाँ पे, फोर आ जाएगा। ऐसे ही किसी का भी ले लीजिए आप, कार्बन का ले लीजिए, कार्बन क्या है, इवन, तो सिक्स इंटू टू करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्वेल्व हो जाएगा। एट इंटू टू करेंगे क्या हो जाएगा यहाँ पे, सिक्सटीन हो जाएगा। टेन इंटू टू करेंगे क्या हो जाएगा, ट्वेंटी। ऐसे ही जितने भी इवन मिलेंगे सबका क्या करेंगे, इंटू टू कर देंगे तो उसका क्या आ जाएगा, मास आ जाएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे क्या मिला, विषम, जो जेड है वो क्या होगा, विषम, यानी कि क्या होना चाहिए, ऑड होना चाहिए। तो जेड इंटू टू प्लस क्या करना है, इसमें एक्स्ट्रा वन प्लस कर देना, ठीक है। जैसे आप समझिए यहाँ पे हमने क्या दे दिया आपको, 11 ले लीजिए आप, ठीक है। तो 11 नंबर क्या है, सोडियम 11 नंबर पे है, तो हमने क्या लिया यहाँ पे 11। तो 11 जो है अगर है तो 11 तो ऑड में ही आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे रख लिया। और इंटू टू प्लस वन इज इक्वल टू कितना आया, आ जाएगा आपका 23। तो 23 क्या है, इसका मास आ गया, किसका, सोडियम का, ठीक है। और यहाँ पे ये किसके लिए था, ये था हीलियम के लिए, किसके लिए था, हीलियम के लिए था, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किसी भी एलिमेंट का हमको क्या करना है, अगर मास यहाँ पे क्या करना है, निकालना है, तो मास आप 20 तक ये फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 20 तक आप क्या कर सकते हैं, पता कर सकते हैं। तो लेकिन कुछ यहाँ पे एक्सेप्शन है जिसमें फॉलो नहीं करेगा ये, ठीक है। तो हाइड्रोजन, ये लर्न कर लेना आप, हाइड्रोजन का वन होगा। और फिर इसके बाद दूसरा है नाइट्रोजन, इसका होगा 14। क्लोरीन है, क्लोरीन का हो जाएगा 35.5। ये क्या है, इसका मास। अब सुनिए, किसी भी वस्तु का लेते हैं या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, अगर उसका हम मास लेते हैं तो वहां पे क्या लगाते हैं कि यूनिट लगाते हैं। वैसे ही एटम के लिए क्या लगाएंगे, यूनिट लगाएंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट, AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट, या फिर क्या लिख सकते हैं हम, यूनिफाइड मास, ठीक है। AMU यहाँ पे हम लिख सकते हैं, AMU, 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 ठीक है। AMU मीन्स क्या होता है, एटॉमिक मास यूनिट। यू मीन्स क्या होगा, यूनिफाइड मास। अब एक चीज समझिए, इसके पहले हमने क्या बताया था, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बारे में जो हमने पढ़ाया था, तो हमने ये बताया था कि जो प्रोटॉन का मास होता है, मास ऑफ वन प्रोटॉन, ये मास ऑफ जो वन प्रोटॉन होता है ये बराबर होगा, किसके बराबर होगा, 1 AMU के, ठीक है। तो 1 AMU इज इक्वल टू क्या हो सकता है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है, ठीक है। तो ये चीज आप क्या कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मैं सबका मास लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, इसका मास 1 हो गया। 3 क्या है, 3 आएगा किसमें, इवन में आएगा कि ऑड में आएगा, तो आप देख सकते हैं किसमें आ रहा है, ऑड, विषम संख्या है 3, तो यानी कि किसमें आ रहा है, ऑड में। तो 3 अगर ऑड है तो ऑड के लिए हमने क्या लिखा कि जो जेड एटॉमिक नंबर होगा उसको 2 से इंटू कर देना, प्लस 1 कर देना। तो 3 2 जा 6, 1 7, इसका क्या होगा, 8 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, ठीक है। आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे 12 हो गया। और इसका मास हो जाएगा, देखिए ये फॉलो नहीं कर रहा है 7, विषम है, तो इंटू टू प्लस 1 करना चाहिए था, इस हिसाब से इसका आना चाहिए 15। लेकिन यहाँ पे क्या है, इसका मास 14 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा 16, इसका आ जाएगा 19, 20, ये है 23। और फिर इसके बाद यहाँ पे 24, क्यों, क्योंकि 12 है, 12 किस में आ रहा है, इवन में, सम है, तो यहाँ पे क्या होगा 12 इंटू टू, तो 12 इंटू टू 24 हो गया। इसका क्या हो जाएगा 27, 28, 31, 32, 35.5। इसका लगभग में क्या आता है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं
40 सब में लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे 37, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 39, इसका 36, इसका क्या होगा 36, क्यों? क्योंकि 18 किस में आ रहा है यहाँ पे इवन में आ रहा है, ठीक है, तो इंटू 2 करना है तो कितना हो जाएगा 36, इसका हो जाएगा यहाँ पे 40। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं आप सबका एटॉमिक नंबर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर एटॉमिक नंबर लिख रहे हैं आप तो यहाँ पे क्या लिखेंगे AMU, लेकिन अगर आप लिख रहे हैं मास नंबर, ठीक है, तो मास नंबर एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास में यही अंतर है, आपको मैं बता रहा हूँ, इसको देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बाद आगे चल रहे हैं। मैं रिवीजन भी करवा दे रहा हूँ एक बार, आप समझिए। हमने इसके पहले क्या क्या कंप्लीट करा, एटम हो गया, एलिमेंट हो गया, ठीक है। एटम के जो पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उनके बारे में हमने क्या पढ़ा कि इनके मास क्या होते हैं, एटम के सॉरी इलेक्ट्रॉन के मास क्या होते हैं, प्रोटॉन के मास क्या होते हैं, न्यूट्रॉन के मास क्या होते हैं, इनके चार्ज क्या होते हैं, ठीक है, ये सब चीजें हमने जाना। फिर इसके बाद हमने ये समझा कि जो एलिमेंट या फिर जो एटम होते हैं, हम एटम के मास के बारे में पढ़ेंगे, फिर एटम के नंबर यानी कि एटॉमिक नंबर के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है, और फिर इसके बाद मास नंबर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर तो आपने क्लियर कर लिया, एटॉमिक नंबर क्या है, ठीक है। एटॉमिक मास भी अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या होता है, किसी भी एटम में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है, ठीक है, उसके जो मास होते हैं कैलकुलेट करेंगे तो वही क्या होता है एटॉमिक मास आता है। क्यों? क्योंकि मान लीजिए ये एटम है, एटम में क्या होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन को जो मास होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए इसको हम कैलकुलेट नहीं करते एटम के मास के लिए, हम क्या करेंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ही क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, आ जाएगा क्या एटॉमिक मास आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मास नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होगा, मास नंबर भी वही है बट यहाँ पे कोई यूनिट नहीं होगा। जैसे मास नंबर क्या है, मास नंबर जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का कैलकुलेशन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या करेंगे ऐड कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट ओ आर एटम, ठीक है। तो यानी कि मेरा कहने का क्या मतलब था, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितना प्रोटॉन जितना न्यूट्रॉन होगा उसी के एडिशन को या फिर उसी के जोड़ को या फिर उसी के प्रोडक्ट को हम क्या बोल देते हैं यहाँ पे मास नंबर बोल देते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें बोरान की, तो बोरान का मास नंबर कितना होगा, बोरान का मास नंबर है 11, लेकिन एटॉमिक मास क्या है तो 11 AMU, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका। आगे चलते हैं, मास नंबर अभी आपका तब समझ में आएगा और अच्छे से जब आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना सीख जाएंगे, कैलकुलेट करना सीख जाएंगे किसी भी एटम में, ठीक है। तो इसको हम क्या कर रहे हैं रफ कर रहे हैं और आगे चल रहे हैं। चलिए देखिए, मान लीजिए हमको क्या करना है कैलकुलेट करना है क्या इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन किसी भी एलिमेंट में, ठीक है। जैसे हम दे रहे हैं क्या आपको, मान लीजिए आपको दे रहे हैं Mg, ठीक है। Mg में आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना है पता करना है, प्रोटॉन पता करना है एंड क्या करना है न्यूट्रॉन नंबर पता करना है, ठीक है। ये निगेटिव चार्ज रखता है, पॉजिटिव चार्ज ये कोई चार्ज नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, कैसे आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या आपको समझना है, Z इज इक्वल टू होता है P और P इज इक्वल टू होता है E, मीन्स ये आपको समझ में आ गया तो आपको ये समझ में आ जाएगा, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Z यहाँ पे क्या है एटॉमिक नंबर, जो कि यहाँ पे अभी हमने पढ़ाया था। P क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, P क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की संख्या। E क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक है। मतलब हम क्या बता रहे हैं, किसी भी एलिमेंट का आपको अगर Z पता होगा तो आपको उतना ही बराबर होगा क्या प्रोटॉन, उतना ही क्या होगा इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले हम Z पता करते हैं, तो Z तो फिक्स होता है किसी भी एटम का, यहाँ पे Z क्या है एटॉमिक नंबर क्या है, तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, एलिमेंट के नाम आप 30 तक 20 तक मिनिमम आप लर्न कर लीजिएगा,
उसी हिसाब से क्या होगा, आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा। तो वहां पे एटॉमिक नंबर आपको मिल रहा है क्या कि Mg का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना, 12। तो मीन्स क्या हुआ कि यहाँ पे हमको पता चला क्या कि Z इज इक्वल टू क्या है, 12 है। जितना Z उतना ही P, मतलब ये भी 12, उतना ही इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर उतना ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे ये भी क्या हुआ, 12। मतलब क्या, जितना Z उतना ही P, उतना ही जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन नंबर। तो ये तो बराबर है, ठीक है। अब मैटर क्या हुआ कि न्यूट्रॉन आपको नहीं आया अभी, न्यूट्रॉन कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो न्यूट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए आपको मास, मास किसका मास, एटॉमिक मास, ठीक है। मास में से माइनस कर देते हैं क्या, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन को क्या करेंगे, मास में से जब माइनस कर देंगे तो ये क्या होगा, किसके बराबर होता है यहाँ से, या फिर यहाँ से क्या आपको पता चल जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मतलब समझिए, मास आपको अभी हमने बताया था, ये देखिए यहाँ पे सबके ऊपर क्या लिखा हमने, यहाँ पे मास लिखा, ठीक है। तो मास में से माइनस करेंगे आप प्रोटॉन, प्रोटॉन ये पता चल गया, ठीक है। तो मास को जब आप माइनस कर देंगे किसमें से, प्रोटॉन में से, आपका क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। इसी को हम दूसरे भी तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देगा, ठीक है। मास माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन, ठीक। ये दोनों आप समझ के रखिए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी भी एटम का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। दो चार एग्जांपल आपको सॉल्व करवाने हैं, अभी फटाफट समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे कोई भी एलिमेंट ले लीजिए आप, इसी में से किसी को भी ले लीजिए, ठीक है। आप ले लीजिए सोडियम, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल क्या लिया, सोडियम। अब सोडियम में आपको कैलकुलेट करना है क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कितने होते हैं इसके पास, ठीक है। आपको पता क्या होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि सोडियम किस नंबर पे है, या फिर सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वो है 11। तो 11 क्या है, 11 है जेड, एटॉमिक नंबर मीन्स क्या है यहाँ पे, जेड। तो जेड आपको पता है, जेड कितना है, 11। तो जितना जेड उतना ही पी, मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, तो 11 11। उतना ही इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, तो ये भी 11। न्यूट्रॉन के लिए क्या करें, मास में से प्रोटॉन को माइनस कर दो, न्यूट्रॉन आ जाएगा। तो मास क्या होगा, मास कैलकुलेट करना भी बताया था हमने, ठीक है। तो 23 क्या है, इसका मास है, ठीक है। यहाँ पे मास रख सकते हो, मास नंबर भी रख सकते हो, मास नंबर रख दो, बात वही है, ठीक है। मास नंबर रख दो। तो मास में से, मास नंबर में से क्या करना है, प्रोटॉन माइनस करना। मास नंबर कितना है, 23। तो मास नंबर है 23, और माइनस क्या करना है, प्रोटॉन, प्रोटॉन 11 है, तो 11 क्या करेंगे, माइनस करेंगे, आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे, 12। क्लियर? तो इस प्रकार से जो न्यूट्रॉन मिला वो कितना मिला, 12। मीन्स एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन 11 हो गए, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो गया, इसके पास 12। मतलब क्या है कि अगर हम यहाँ पे एटम ले लें, कौन सा, सोडियम, तो अगर उसके पास मैं प्रोटॉन की संख्या देखूंगा और फिर न्यूट्रॉन की संख्या देखूंगा, तो कितना होगा, प्रोटॉन है 11 और न्यूट्रॉन कितना है, 12, ठीक है। तो अब समझो कि जो मास होता है वो इसी न्यूक्लियस से आता है। तो 12 और 11 को जब आप प्लस करेंगे तो फिर आपका क्या आ रहा है, 23 तो आ रहा है। एएमयू लगा दोगे तो एटॉमिक मास हो जाएगा। बट न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन जितने न्यूट्रॉन है वही को ऐड कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, आपका मास नंबर। तो देखिए 12 और 11 कितना होगा, 23। तो यहाँ पे 23 क्या है, मास नंबर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं नाइट्रोजन का, ठीक है। तो नाइट्रोजन का आपको एक चीज पता है, क्या पता है, एटॉमिक नंबर। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है, 7। मास नंबर भी आपको पता होगा, इसका क्या होता है, 14, अभी हमने बताया था, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इलेक्ट्रॉन जेड पता करना है, जेड तो पता ही है मान लो, इलेक्ट्रॉन पता करना है, प्रोटॉन पता करना है, और फिर इसके बाद न्यूट्रॉन पता करना है। जेड कितना है इसका यहाँ पे, 7। इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 7। प्रोटॉन कितना होगा इसका, 7। न्यूट्रॉन कितना होगा, मास में से इसको माइनस कर लो, प्रोटॉन को। तो मास कितना है, 14, माइनस प्रोटॉन कितना है, 7, और फिर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 7। तो न्यूट्रॉन कितना आ गया, 7। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन नाइट्रोजन के पास कितने हैं, 7 7, ठीक है। ये चीज आप क्लियर करिए। नहीं समझ में आएगा, आप फिर से क्या करिएगा, बैक करके आप उसको देखिए और आराम से समझिएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं।
चलिए देखिए, अब किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकलने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मास नंबर भी हमने आपको समझा दिया, एटॉमिक मास क्या होता है भी हमने समझा दिया, और यहाँ पे जो एटॉमिक नंबर होता है वो भी हमने आपको क्या किया, समझा दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो आपका टॉपिक रहेगा वो क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, तो ये हम आपको नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।